क्या तुम्हें यकीन है कि इस शरीर में सिर्फ तुम्हारी ही आत्मा रहती है, या फिर कोई और भी है जो तुम्हारे भीतर अंधेरे कोनों में चुपचाप बैठा है? सोचो, अगर उनकी गिनती 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 से 10 तक हो, तो तुम उन्हें पहचान पाओगे कैसे? कौन सी आवाज तुम्हारी है और कौन सी आवाज पराई? जब वो आत्माएं तुम्हारे शरीर पर अपना हक जताने लगेंगी, जब हर सांस, हर धड़कन उनका हो जाएगा, तब क्या तुम लड़ सकोगे उनके खिलाफ? या फिर धीरे धीरे तुम्हारा शरीर उनका घर बन जाएगा और तुम बस एक मेहमान जो कभी भी बाहर फेंक दिया जाएगा? विक्रम एक छोटे से गांव मालेवाड़ी में रहता था। विक्रम 22 साल का था। पुणे से बीए की पढ़ाई कर चुका था और छुट्टियों में अपने गांव आया था। शांत, जिम्मेदार, गांव के मंदिर में मदद करने वाला और अपने पिता के खेतों में हाथ बटाने वाला लड़का। उसकी मां सरस्वती ताई पूजा पाठ और कथा की बेहद भक्त थी। पिता गणपत राय सावंत पुराने जमाने के एक ईमानदार किसान थे। विक्रम का सबसे करीबी दोस्त था अनिकेत, जो उसके साथ पढ़ता था। बचपन से ही हर त्योहार, मेला और मस्ती में शामिल रहा। उस शाम बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। खेतों की मिट्टी से उठती धीमी खुशबू हवा में तैर रही थी। विक्रम और अनिकेत दोनों खेत का काम खत्म करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। अनिकेत ने एक बीड़ी जलाई और विक्रम को पकड़ाई। ले भाई, कॉलेज की छुट्टी है तो थोड़ी हवा तो लगने दे दिमाग को। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। पुणे की पढ़ाई, गांव के लोग, सुधा से विक्रम की सगाई की चर्चा। तभी विक्रम अचानक चुप हो गया। उसकी नजर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर गई। अनिकेत ने उसकी तरफ देखा। अबे बोल क्यों नहीं रहा? विक्रम ने शांति से कहा, तू देख नहीं रहा है क्या? कोई ऊपर बैठा है। अनिकेत ने ऊपर देखा। कुछ नहीं था। पेड़ सिर्फ हवा से हिल रहा था और अंधेरा थोड़ा घना हो रहा था। चल अंदर चलते हैं, बारिश तेज होने वाली है। लेकिन विक्रम ने बस एक टक देखा और कहा, तू जा, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। अनिकेत वहां से चला गया। विक्रम अब अकेला बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अचानक उसके शरीर में कुछ महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसके होठ अपने आप कुछ बोलने लगे, संस्कृत के शब्द जो उसने कभी सीखे नहीं थे। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उस पेड़ के ऊपर से एक तेज हवा का झोंका सीधे विक्रम के शरीर पर उतरा। अगले ही दिन से विक्रम का बर्ताव अजीब हो गया। कभी वो खुद से बातें करता, कभी औरत जैसी आवाज में हंसता, तो कभी किसी बूढ़े इंसान की तरह कांपती आवाज में गालियां देता। दिन में अक्सर उसकी आंखें पलट जाती और वो घंटों चुपचाप दीवार को घूरता रहता। सबसे पहले ये बदलाव उसकी मां ने देखा, फिर अनिकेत को भी ये फर्क महसूस हुआ। एक दिन दोपहर में खेत पर उसने विक्रम को खुद से कहते सुना, मेरा नाम बसंती है, मुझे न्याय चाहिए। मैं वो नहीं हूँ, मैं बालाजी हूँ, मुझे जला दिया गया है। ये तेरा नहीं, मेरा शरीर है, तू इसमें क्यों आया है? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को समझ में आ गया कि विक्रम के साथ कुछ जरूर हुआ है। जब गांव के लोग उसे देखने आए, उसमें एक बुजुर्ग थे। उन्होंने ये बताया, बरगद का वो पेड़ जहां विक्रम उस शाम बैठा था, पुराने जमाने में फांसी देने की जगह थी। वहां जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्माएं अब भी भटकती हैं। उनका मानना था कि उन आत्माओं में आपस में कोई पुराना संबंध था। किसी के साथ अन्याय हुआ, किसी ने किसी को मारा, कोई गवाह था तो कोई बलि चढ़ाया गया। अक्सर दोपहर के समय
जब सूरज ठीक सर पर होता था, विक्रम सबसे ज्यादा असामान्य व्यवहार करता, मानो रोशनी में ही वो आत्माएं सबसे ज्यादा प्रखर होती थी। गांव में डर फैल गया। बच्चे विक्रम को देखकर भागने लगे और जब वो अकेला सड़कों पर चलता दिखता, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। अब सवाल ये था, यह आत्माएं क्या चाहती थीं और क्या वो विक्रम को कभी छोड़ेंगी? अमावस्या की रात को विक्रम ने कुछ अजीब मांग की। कभी वो आधी रात को जोर जोर से चिल्लाने लगता, मुझे काले मुर्गे की बलि चाहिए। तो कभी किसी को देखकर कहता, बिल्ली का खून दो। वो खून से सना खाना मांगता। तो कभी जले हुए चावलों की थाली। कई बार उसकी मां ने देखा कि वो अकेले में कच्चा मांस चबाने की एक्टिंग करता या मिट्टी खाने की कोशिश करता। गणपत राव और सरस्वती ये देखकर बहुत डरने लगे और विक्रम की चिंता करने लगे। अमावस्या की रात जैसे उन आत्माओं को एक नई ताकत मिलती। उस रात विक्रम पूरी तरह बदल जाता। उसका शरीर कांपता, मांसपेशियां अकड़ जाती और उसकी आवाजें एक साथ गूंजने लगती, जैसे एक ही समय में कई लोग उसके अंदर से बोल रहे हो। कभी कभी वो खुद को जमीन पर पटक लेता, तो कभी दीवारों पर सर मारता और चीखता, जैसे उसके अंदर युद्ध चल रहा हो। कोई डॉक्टर ये समझ नहीं पाया कि इतनी चोटें खुद कैसे लगी और उसका इलाज कैसे किया जाए। घर वाले और अनिकेत ने फैसला किया, हर अमावस्या को उसे बांध कर रखते और दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाते, क्योंकि अमावस्या को अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो किसी और को भी मार सकता है। अब जब विक्रम की हालत काबू से बाहर हो चुकी थी, तो अनिकेत और गणपत राव मिलकर कोई तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगे। गणपत राव के दोस्त ने उसे वामन जोशी बाबा के बारे में बताया, जो पड़ोस के गांव में रहते थे और कई सालों से ऐसे मामलों की साधना कर रहे थे। अनिकेत और गणपत राव ने बाबा को विक्रम की हालत के बारे में बताया और खासकर अमावस्या की रात की कहानी बताई। बाबा ने घर आकर पहले विक्रम को दूर से देखा, फिर कुछ मंत्र पढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। तुरंत ही विक्रम की आंखें पलट गईं और वो जोर जोर से हंसने लगा। कभी एक औरत की आवाज में, कभी बच्चे की चीख में, तो कभी किसी बूढ़े पुरुष की आवाज में। बाबा समझ गए, इसके शरीर पर किसी ने कब्जा किया है, शायद एक से ज्यादा आत्माओं ने, और हर आत्मा की कहानी अलग है। इसको मुक्त करने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग कुछ दिन तक इसका विशेष ख्याल रखो। इसे अकेला मत छोड़ना, किसी अजनबी से संपर्क ना होने दें और घर में हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। उचित मुहूर्त पर सभी आत्माओं की कहानी जानकर मैं उनकी मुक्ति की प्रक्रिया कर पाऊंगा। तब तक विक्रम को संभालना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतना बताकर बाबा वहां से निकल गए। अगले कुछ दिन विक्रम के घर वालों ने उसका ख्याल रखा, उसे बाहर जाने से रोका और उसने जो कुछ मांगा उसे दिया। बाबा ने अष्टमी का मुहूर्त निकाला और उसके एक दिन पहले विक्रम के घर पहुंच गए। उन्होंने विक्रम की हालत देखी और फिर विक्रम के चारों ओर घेरा बनाकर कुछ मंत्र पढ़े और विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम का शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। एक पल में वो स्त्री बन गया, अगले ही पल बच्चा, फिर एक पुरुष। तुम कौन हो? एक एक करके अपना नाम और मृत्यु की वजह बताओ। अब एक एक कर आत्माएं सामने आने लगी। मैं बसंती हूँ, मुझे दहेज के लिए मेरे पति ने जला दिया था। उसकी आत्मा न्याय मांग रही थी। मेरा नाम बालाजी है, 12 साल का मासूम लड़का जिसे उसके रिश्तेदारों ने कुएं में धकेल दिया। वो अपने अंतिम संस्कार की मांग कर रहा था। मैं राजन हूँ, मुझे गांव वालों ने बलात्कारी घोषित करके कुएं में धकेल दिया था। उसकी आत्मा अभी भी गुस्से में थी।
और कहती थी कि उसका अपमान हुआ है। मैं मीरा हूँ, एक स्त्री जिसकी नई नई शादी हुई थी और उसने आत्महत्या की थी। लेकिन उसकी आत्मा ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी मौत हो चुकी थी। वो अपने ससुराल वालों से बदला लेना चाहती थी। नाथू, एक शराबी जिसने कई अपराध किए थे और अब विक्रम के शरीर से प्रायश्चित करना चाहता था। तुम सब ने विक्रम को ही क्यों चुना और तुम्हें इससे क्या चाहिए? इसके शरीर में शांति है। इसका मन साफ है। हमें शांति चाहिए, इसलिए हम इसके शरीर में आए हैं। हर आत्मा ने अपनी अलग अलग मांगे रखी। मुझे काले मुर्गे की बलि चाहिए। मुझे बिल्ली के खून से तिलक। मैं गंगा जल से स्नान करना चाहता हूँ। मेरे लिए राख से एक मंडल खींचो। मुझे पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना। बाबा ने गणपत राव और सरस्वती से कहा, आप लोग पूजा की तैयारी करो और इस चिट्ठी में जो सामग्री लिखी है वो सब सामान लेकर आओ। अब ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया की शुरुआत थी। अष्टमी की रात आ चुकी थी। गांव में घना अंधेरा और चारों ओर हल्की हवा चल रही थी। विक्रम के घर वाले बाबा के निर्देशों के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर घाट के किनारे पहुंचे। काला मुर्गा, गंगा जल, नींबू, राख, पुराने तांबे के पात्र और पीपल के पत्ते। बाबा वामन जोशी ने वहां 2 पूजा स्थलों की तैयारी की। एक तरफ भगवान की पूजा रखी गई थी, जहां विक्रम के माता पिता और अनिकेत जैसे करीबी लोग दीप जलाकर बैठ गए ताकि वो मंत्र और हवन में शामिल रहें, लेकिन विक्रम की पीड़ा ना देख सके। दूसरी तरफ बाबा ने हवन कुंड जलाकर पीली मिट्टी, राख और रक्त के एक बड़ा मंडल खींचा। बीच में विक्रम को बिठाया गया। चारों पंडितों ने उसे चारों दिशाओं से घेर लिया और जोर जोर से तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, विक्रम का शरीर कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें पलट गई। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। पीछे से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। फिर आत्माएं एक के बाद एक बाहर आने लगी, पर हर आत्मा चाहती थी कि वो पहले मुक्त हो। इस लालच में विक्रम के शरीर में ही आत्माएं आपस में भिड़ गईं। उसके शरीर में झटके आने लगे। उसने खुद को नोचना शुरू कर दिया। कभी उसके बाल खड़े हो जाते, कभी जमीन पर लोटपोट हो जाता और अंत में विक्रम की आंखों से खून निकलने लगा। बाबा चिल्लाए, मंत्र बंद मत करना, सभी आत्माएं मुक्त हो जाने दो। तभी अचानक एक चिंगारी सी रोशनी उठी और विक्रम बेहोश हो गया। एक के बाद एक आत्माएं उसका शरीर छोड़ने लगी, जैसे कैद पंछी पिंजरे से उड़ते हैं। शरीर अब शांत हो गया। रोशनी धीमे होने लगी और जैसे ही आखिरी आत्मा निकली, वहां शांति छा गई। घाट की हवा अब स्थिर हो गई। पास के कुत्ते जो भौंक रहे थे अचानक चुप हो गए। विक्रम का शरीर अब मुक्त हो चुका है। इसके बाद विक्रम 2 दिन तक सोया रहा, बिल्कुल बेहोश, जैसे उसकी आत्मा भी थक चुकी हो। उसकी माँ हर पल उसके सिरहाने रोते हुए बैठी रहती और एक ही बात पूछती, मेरा विक्रम मुझे वापस मिलेगा ना? मेरा विक्रम ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा ना मेरा विक्रम? तीसरे दिन सुबह विक्रम की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसने धीरे से पूछा, मैं कहाँ हूं? बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम अपने घर पर सुरक्षित हो और अब सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं।
विक्रम को कुछ भी याद नहीं था कि ये 2 महीने कैसे बीते। उसे बस इतना याद था कि उसने बरगद के नीचे किसी चीज को देखा था। उसके माता पिता और अनिकेत को महसूस हुआ कि विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब ज्यादा बात नहीं करता था, अकेले बैठता और कभी कभी आसमान की तरफ ऐसे देखता जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। सुधा, जिससे उसकी सगाई हुई थी, फिर कभी उससे मिलने नहीं आई। विक्रम के दोस्त अनिकेत ने कई बार उसे हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन हर बार विक्रम बस हल्के से मुस्कुरा देता। और जब कोई उससे पूछता तो ठीक तो है ना विक्रम, तो वो बस एक लंबी सांस लेकर कहता, शरीर तो एक ही है, पर किसका है ये आज भी तय नहीं।